में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा, चुनाव के बाद हम काफी कुछ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पालमपुर में खर्च करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, 15 माह पहले हमारी सरकार ने इस ओर सोचना शुरू किया। 15 माह में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना हमारी सरकार कर रही है। जब सरकार बनी, मैंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद मुझे पता चला कई छोटे छोटे काम भी है, वो लाल फीताशाही में फंस जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा विभाग पीडब्ल्यूडी था। जब मैंने उसकी बैठक ली तो पाया कि जो टेंडर होते थे उसके लिए समय 51 दिन था। तो मैंने पूछा 51 दिन में टेंडर होंगे, फिर अवार्ड होगा, फिर हमारे यहां बरसात आ जाएगी और बरसात के बाद फिर सर्दी आ जाएगी। हमने उसका टाइम पीरियड शॉर्ट किया ताकि जल्दी से विकास हो सके, और इसी प्रकार के टाइम पीरियड शॉर्ट के हमने पीडब्ल्यूडी को नोडल एजेंसी बनाया और उस आधार पर पूरे हिमाचल प्रदेश में काम की गति को बढ़ावा देने के लिए नियमों में परिवर्तन किया। कई शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका कि शीश पटेल जी बहुत खास ख्याल रखते हैं, हमने अध्ययन किया कि शिक्षा में हमारी किस प्रकार की नीति होनी चाहिए। मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। जब हमने पाया कि जो गांव का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा या शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाला बच्चा, उसमें थोड़ी बहुत आत्मविश्वास की कमी रहती है। और आत्मविश्वास की कमी इसलिए नहीं रहती कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसलिए रहती है थोड़ा सा वो इंग्लिश बोलने में कमी महसूस करता है। चर्चा हुई और हमारी कई बैठकों के बाद हमारा ये नतीजा निकला कि हम अगले सत्र से, जो अभी एकेडमिक सत्र शुरू होने वाला है, पहली कक्षा से गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी और इंग्लिश में उनको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मातृभाषा से दूर हो जाए, वो भी साथ में पढ़े। और कैसे शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के स्थान पर पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में हिमाचल का 18वां स्थान है। और 5वीं का जो बच्चा अभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ पाता। यही नहीं, शिक्षा में किस प्रकार की, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में किस प्रकार की ड्रेस हो, किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, उस दिशा में भी हमारी सरकार ने और खासकर शीश पटेल जी ने उसमें महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो आने वाले एकेडमिक सेशन में शुरू होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले तकरीबन 900 के करीब संस्थान खोल दिए। जहां दिलाया वहां पीएससी खोल दी, जहां दिलाया वहां शिक्षा संस्थान स्कूल खोल दिए। ना टीचरों की नियुक्ति की, ना डॉक्टरों की नियुक्ति की। मैंने फैसला किया कि जब कोई भी शिक्षा संस्थान खुलेगा या कोई भी पीएससी खुलेगी, पहले भर्ती डॉक्टरों की जाएगी। नाम मात्र की नोटिफिकेशन कर हम वो शिक्षा संस्थान नहीं खोलना चाहते जहां स्कूलों में टीचर ना हो, जहां पीएससी में डॉक्टर ना हो। इस दिशा से हम आगे बढ़ने शुरू हुए। पूरे मेडिकल कॉलेज का हमने जायजा लिया। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज है, 4 या 5 मेडिकल कॉलेज है, जहां से हर साल 700 डॉक्टर पैदा होते हैं, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी जो टेक्नोलॉजी वो 20 साल पीछे है। वो दिल्ली के एम्स से 20 साल पीछे है। हमने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे होता क्या है कि एक बीमार हमारा पेशेंट जो है वो पहले सीएससी में जाता है, पीएससी में जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर टांडा जाता है, फिर शिमला जाता है, फिर चंडीगढ़ जाता है, फिर दिल्ली पहुंचता है। उसको उसकी बीमारी का पता ही नहीं लगता।
और एक एक हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में एक एक बेड पर 2-2 लोग बैठे होते हैं। 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली थी और हमने उस व्यवस्था में परिवर्तन किया, उसमें बजट का प्रावधान किया और 1 वर्ष के अंदर हमने हाई एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आपको बीमारी का तुरंत प्रभाव से पता लगे उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है, जिसका धरातल पर परिणाम अभी कुछ समय में आपको दिखने को मिलेगा। सभी पेशेंट्स का हमने हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। जितने भी हिमाचल की जनसंख्या के 75 लाख लोग हैं, उनके आधार कार्ड पर हम उनका हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और 55 लाख लोगों का हेल्थ कार्ड बन चुका है। ये चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, ये परिवर्तन है। 15 महीने पहले जब मैंने मुख्यमंत्री की ओथ ली थी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे सब दिशाओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली चुनौती मेरे सामने आई, जो सरकार का कामकाज चलाने के लिए जरूरी होती है कि हमारे पास पैसा कहां है। आर्थिक मोर्चे पर हमारे पास बदहाली थी, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे थे। रात के 2-2 बजे बैठकर हम उस आर्थिक मोर्चे से की लड़ाई को लड़ रहे थे और इन चुनौतियों को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी कुछ और पक्ष रखते थे, मैं कुछ और सोचता था। धीरे धीरे इन चुनौतियों को मैंने पार करना शुरू किया और धीरे धीरे जब मैं इन चुनौतियों को पार करना शुरू किया, कई अधिकारियों की अड़चनें आई, कई सरकारी कर्मचारियों की अड़चनें आई, लेकिन मैं उनके आगे झुका नहीं। मैंने कहा, पहली बार एक आम परिवार का व्यक्ति इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, मुझे आम लोगों की सोच के अनुसार योजनाएं बनानी है, गरीब लोगों की सोच के अनुसार योजनाएं बनानी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनानी है। धीरे धीरे अधिकारियों की बैठक के चलती रही, अधिकारियों को बात समझ आ गई कि नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा और हमने सभी विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया, कानून बदल दिए, नियम बदल दिए और कहा कि जब तक सरकार की योजनाएं आम किसान तक नहीं पहुंचती, आम आदमी तक नहीं पहुंचती, इन कानून और नियमों को बदलें। आर्थिक मोर्चे पर हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली और मुझे आज इस मंच के माध्यम से कहने में खुशी होती है कि 15 महीने में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, जो भ्रष्टाचार के पिछले दरवाजे से गुजर जाता है। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को एक गारंटी दी थी और उस गारंटी में कहा था कि जो भी बेचारे हमारे सरकारी कर्मचारी 1,36,000 लगे हुए हैं, उनकी बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा कैसे मुहैया करवाई जाए। चाहते तो हम भी चुनावों से पहले कर देते, 4 साल तक हम क्यों आर्थिक बोझ को ढोते। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो हम पर क्यों प्रतिबंध लगाती। 2027 में हमारे चुनाव होने थे, हम तब करते, लेकिन नहीं, हमारे मन में और ना हमारे दिमाग में राजनीति थी। हमारे दिमाग में और हमारे मन में एक भाव था कि हमने 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे वादा किया है। अगर मैं इसको राजनीति की दृष्टि से देखूंगा, अगर मैं इसको बोर्ड की राजनीति की दृष्टि से देखूंगा, तो मुझे 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में जो हमारी पार्टी ने वादा किया था, उस वादा को निभाना था। और पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से निभाया। उसके क्या दुष्परिणाम हमें सहने पड़े। 1780 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए का अंशदान जो सरकारी कर्मचारियों का था और सरकार का था,
उसकी किस्त देने से उन्होंने मना कर दिया। और ये भी अगर वो एनपीए में रहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हें सिर्फ 3,000 रुपया पेंशन मिलती, और जो ओपीएस में आए 4,000 जो आज सरकारी कर्मचारी ओपीएस में आए हैं उन्हें 30,000 रुपया पेंशन मिलती। ये सरकार की कमिटमेंट थी। अब मुझे पता लगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई। भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार बनी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया और इस प्रकार जो कर्मचारी विकास की गाथा लिखते हैं उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा न देकर उनके अधिकार को छीन लिया। कांग्रेस की सरकार ने आपकी पीड़ा को समझा। मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं जब उसका पति या पत्नी नहीं रहती तो उसके दिल पर क्या बीतती है। उसे फैमिली पेंशन से उसका गुजारा चलता है। उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई। पूरे प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर था, त्राही त्राही हो रही थी। कुल्लू से मुझे फोन आया कि पूरा कुल्लू जिला अंधकार की चपेट में चला गया है, पीने की पानी की समस्या पड़ी है, 75,000 पर्यटक फंसे हैं, उनकी 15,000 गाड़ियां फंसी है। मैं नजौर में था, मैं रातों रात कुल्लू पहुंचा, 3 दिन तक मैं वहां रहा। 48 घंटे में हमने कुल्लू जिला में पीने की पानी की समस्या का भी समाधान किया और टेम्परेरी रूप से सड़कें भी जोड़ी और 75,000 पर्यटक जो पूरे देश से आए हुए थे उनको सही सलामत घर भी बेचा। कहीं से अराजकता का माहौल की खबर नहीं आई, कहीं से लूटपाट की खबर नहीं आई, कहीं से पानी की बोतल जो 15 रुपए की बिकती थी हमारे लोगों ने वो मुफ्त में भी उन टूरिस्ट पर्यटकों को देने की शुरू कर दी, क्योंकि वो सरकार के प्रति अपने विश्वास बताना चाहते थे। और आपदा ऐसी कि 550 लोग हमको छोड़कर चले गए। अभी हम धीरे धीरे इस आपदा से उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में भयानक बारिश हुई। मैं सुबह कुल्लू में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जा रहा था। अचानक मुझे खबर आई कि शिमला के शिव बॉडी में सुबह जो शिव भगवान को पानी चढ़ाने कुछ परिवार गए थे वो शिव बॉडी के मंदिर में दब चुके। 22 लोग दब चुके। इतना प्रलय उस वहां जगह आया। जब मैं वहां पहुंचा मेरा मन भी भर आया। उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी उस आपदा में दब चुके थे। उतने में खबर मिली कि सोलन में एक परिवार रात को अपने घर में सोया था कि उसके 7 के 7 लोग दब गए। एक ही दिन में 14 अगस्त को बारिश से हिमाचल के इतिहास में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, 51 लोगों की मौत हो गई। वो हमको छोड़कर चले गए। उसके बाद तो बारिश और अत्यधिक हुई। मैं सरका घाट गया, मंडी गया, हर कोने में गया। हर जगह परिवार रो रो कर बिला बिला कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमने एक घर बसाया, पाई पाई जोड़कर हमने अपना पक्का घर बनाया। इस घर की ईंटें हमने अपने सर पर ढोई कि ताकि हमारा एक पक्का घर पहुंचे। पिछली रात तक हम उसमें सोते रहे, खाना बनाकर रात को सोए। रात को अचानक 2 बजे ऐसे पता लगा कि पूरी बारिश का पानी आपके घर के ऊपर आ रहा है। हम किसी तरह जान बुझाकर भागे और घर से बाहर अपनी जान बचाई। जिस घर बिस्तर पर मैं सोया करते थे वो सब बाढ़ भागे ले गए। कुछ लोगों की तो जान उसी घर में चलेगी। बड़ी चुनौती थी। हम देश के केंद्र सरकार के पास गए। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिला, गृह मंत्री जी से भी मिला। मैंने अनुरोध किया कि जिस तरह गुजरात के भुज में भूकंप आया था, जिस तरह उत्तराखंड में तबाही आई थी, आप हिमाचल प्रदेश को भी स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। बार बार मैं उनसे अनुरोध करता रहा पर हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला।
फिर हमारे सामने एक और चुनौती खड़ी हुई। 4000 घर जो पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, 13,000 घर जो आंशिक रूप से नष्ट हुए थे, 4,000 पशुशालाएं और जीवित पशु बह चुके थे, भेड़ बकरी वाले बह चुके थे। उन घरों को बसाने की चुनौती हमारे सामने थी। हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि खजाने को पिछली सरकार लूट चुकी थी, आपका पैसा कंगाल करके छोड़ चुकी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला लिया कि इन घरों को बसाना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला लिया, हमारे पास पैसा खजाने में नहीं था। और देखिए, हमने अपने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें से कुछ विभागों के कट लगाकर हमने 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। सुबह में प्रत्येक जिले में जाता था, आए दिन फोन आते थे कि आज यहां तबाही होगी। माताएं गले लगाकर रोती थी, बच्चे बिलगाते हुए रोते थे, कहते थे कि अब हम कहां पड़ेंगे। मैंने कहा कि इन घरों को हम बसाएंगे। अधिकारियों से बैठक हुई, अधिकारियों से बैठक करने के बाद पता लगा कि पक्के घर का सिर्फ 1.5 लाख रुपया दिया जा सकता है। मैंने उनसे कहा कि 1.5 लाख रुपए में तो घर बनता नहीं है आज की महंगाई के जमाने में। अधिकारी बोलते कि हम तो इस कानून में बंधे हुए हैं, हम इससे ज्यादा नहीं देखते। मैंने कानून की किताब उनकी पढ़ी, नियमों के जो नियम बने थे उनको घर में लाया, रात को पढ़ा और अगले दिन मैंने फैसला किया कि जिसका पक्का मकान गया है, भारत सरकार की योजना भी 1.5 लाख रुपए देने की है, हम उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर हमने 7 लाख रुपए किया और उसकी पहली किस्त 3 लाख रुपए हमने सब लोगों को दी। ये सरकार की संवेदनशीलता ही थी। जो बच्चे पढ़ाई से महरूम रह रहे थे उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई। उसके बाद हमने देखा कि आम किसान, आम परिवार, 90,000 लोग हम गांव में, 90% हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव में जो समस्याएं होती है उसका निपटारा करने का दायित्व भी हमारी सरकार करता है। मैंने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना राजस्व से करना पड़ता है। हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। राजस्व लोक अदालत लगाने के बाद हमें पता लगा कानून ऐसे हैं कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते। हमने उसमें कानून में बदलाव किया और राजस्व लोक अदालत लगाकर जो कानून में बदलाव हुआ उसके तहत 90,000 लोग जो है उनके इंतकाल हुए और 7,500 लोगों की तकसीम हुई। हमने कहा कि खास और आम आदमी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि विधायकों को तो 100 रुपए का कमरा मिलेगा और जो आम आदमी उसको 500 रुपए का कमरा मिलेगा। मैंने उस नियम में भी परिवर्तन कर दिया कि ना आम विधायक खास होगा, आम आदमी के बराबर उसको भी किराया देना पड़ेगा। ये सब परिवर्तन समाज के भले के लिए किए गए। इसके बाद हमारी सरकार चल रही थी, हमने फरवरी में दूसरा बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करते हुए काफी समय लगता है, 1 महीना बैठकर हम बजट प्रस्तुत कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आपकी योजनाओं के माध्यम से कितना पैसा आया है जो हमने परिवर्तन किया। मुझे कहा कि 2200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जब मैं बजट प्रस्तुत करने लगा तो एक ही वर्ग को ज्यादा पैसा जाता था, समाज के अन्य वर्ग को पैसा नहीं जाता था। हमने कहा इसका निपटारा करना चाहिए और हमने जब बजट प्रस्तुत किया उस समय ऐसा पता लगा कि हमें किसान से संबंधित योजनाएं लानी है, महिलाओं से संबंधित योजनाएं लानी है। 27 तारीख को जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, 27 तारीख को जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, उस समय हमारे 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। एक विधायक कांगड़ा जिले से भी थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, उनके पिताजी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मैंने यूथ कांग्रेस को उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया।
मेरे साथ यूथ कांग्रेस में थे विधायक बनने से पहले, और जब पता लगा कि उन्होंने भी पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी को गद्दारी कर दी है, कारण कुछ नहीं था। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या सीमित है, लेकिन उन 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। यही नहीं रुके, 28 तारीख को फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग होनी थी, बजट पर वोटिंग होनी थी। उस वोटिंग में हमारे साथियों ने बात की कि आप कम से कम अब वोटिंग में जो आम लोगों से संबंधित बजट है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर में पंचकुला से उड़कर आ रहे थे, 2-2 हेलीकॉप्टर विधानसभा के ऊपर रुककर अनाडेल में रुकते थे। सीआरपीएफ वाले थे, हरियाणा की पुलिस थी। पहले तो आके गेट तोड़ दिए, फिर विधानसभा में आए, फटाफट हाजिरी लगाने लगे और विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए और फिर भाग गए। अब कुएं के मेंढक की तरह पहले पंचकुला के ललित होटल में गए, फिर हरिद्वार अपने पाप धोने के लिए गए, फिर हरिद्वार के बाद ऋषिकेश चले गए और रात को पता लगा कि वो गुड़गांव के हाथ एजेंसी में चले गए। किसने इतना पैसा खर्च किया? 2 करोड़ रुपए के करीब अभी तक उन पर खर्चा हो चुका है। कहां से ये पैसा आया? कौन लोग हैं जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये जयराम ठाकुर जी है, जिन्हें कुर्सी की भूख बार बार सता रही है। वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। हम लोग तो सत्ता के बगैर ही 30 साल राजनीति में, 35 साल से राजनीति में संघर्ष करते आए हैं। हम लोग सत्ता के सहारे राजनीति नहीं करते। हमारा जीवन का संघर्ष से भरा पड़ा है। इन बातों से मैं घबराने वाला नहीं। और मैं आपको बात बताऊं, आज जो कुएं की मेंढक की तरह, टड्डू की तरह इधर से उधर उछल के जा रहे हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जो जनता के वोट से सत्ता हथिया नहीं सकते, वो नोट के वोट से सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। क्या जनता हिमाचल की जो देवभूमि में रहती है, जो देवी देवताओं में विश्वास रखती है, कभी उन्हें माफ करेगी कि नहीं करेगी? हाथ खड़ा करके बताइए। दोनों हाथ उधर नहीं आ रहे, इधर पक्का नहीं करेगी। हाथ खड़ा करने का मतलब भगवान की तरफ देख के कह रहे हैं। तो देखिए, आपसे वोट लेकर जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकते, जो सरकारें नहीं बना सकती, जो पार्टियां, वो आपसे नोट खर्च करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागना चाहते हैं। और जो पैसा खर्च करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, क्या वो जनता के सेवक हो सकते हैं? आप बताइए, क्या जनता के सेवक हो सकते हो? क्योंकि पैसा खर्च किया है, फिर वो पैसा बनाएंगे और आपके जेब से पैसा निकालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम पैसा कमा के आपको बांट रहे हैं, वो पैसा कमाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं और कुर्सी हथियाकर अपनी सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। हम लोग राजनीति में 40 साल से या छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं, कभी सत्ता की भूख नहीं रही। वीरभद्र सिंह जी ने भी 2 बार मुझे बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा हम संघर्ष की राजनीति में विश्वास करते हैं। आम परिवार से निकलकर अगर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप जनता का है, आप लोगों का है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी नहीं है, इसमें एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ये कुर्सी आप लोगों की है और इसको हथियाने की जो भी कोशिश पैसे के दम पर करेगा, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनता उन्हें, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद बजट में क्या था? बजट में हमारे जो बुजुर्ग 70 साल से उम्र पार कर चुके हैं, उनको फ्री इलाज की सुविधा हमारी सरकार देगी। उनके इलाज पर खर्चा
हमारी सरकार करेगी। बजट में जो मनरेगा में लगी हमारी महिलाएं हैं, उनकी 240 रुपए से दिहाड़ी बढ़ाकर 300 रुपए कर दी और 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दी। बजट में सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए की किस्त दी, उन हालात में भी जहां हमारी आर्थिक बदहाली है, कर्जे पर कर्जा ये प्रदेश पर चढ़ा। फिर पुलिस कर्मचारियों को डाइट मनी 210 रुपए मिलती थी, मैंने 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपया कर दी। किसान को आय कैसे बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। मैं बार बार कहता हूं 90% हम लोग गांव में रहते हैं। अगर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, हिमाचल कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान के हाथ में पैसा पहुंचना चाहिए। हमने देखा जो पशुपालक है उसे गाय का भी उचित मूल्य नहीं मिलता। हमने गाय का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर करके सरकार उसको खरीदेगी और 45 रुपए से ऊपर अगर वो बाजार में बेचना चाहता है तो बाजार में बेच सकता है। भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए सरकार खरीदेगी और उससे अधिक वो बाजार में बेच सकता है। तो किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, उस दृष्टि से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी 2027 तक हिमाचल प्रदेश इन आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। ये परिकल्पना कांग्रेस पार्टी की है। उसके बाद जो पैसा बचा, हमने जितनी माताएं हमारी बैठी है, जितनी बहनें बैठी है, कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने कहा 18 साल से ऊपर हमारी बेटी, जब तक उसके शरीर में जान है, यानी अपने शरीर के अंतिम सांस है, 80 साल की होती है, 90 साल की होती है, हमारी सरकार हर 18 साल से ऊपर की बेटी को जब तक उसके शरीर में जान है 1500 रुपया पर मंथ देगी। साल का 18,000 रुपया देगी। ये जो योजना है ये आपके पैसे की है। जो पैसा हमने चोर दरवाजे से बंद किया वो आपके लिए लेके आए हैं। हम भ्रष्टाचार के सभी दरवाजों को धीरे धीरे बंद करेंगे और इस आशा के साथ उन सब चीजों के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। क्या आप साथ देने को तैयार है कि नहीं है? पक्की बात है। तो इस लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा उनसे यह सवाल पूछना आपने कि आप पैसे के दम पर सत्ता क्यों हथियाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्यों हथियाना चाहते हैं, और अपने वोट के माध्यम से उन्हें जो सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने वोट के माध्यम से क्या आप उन्हें सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जोर से हाथ खड़ा करके बताओ। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं, आपके पास एक इतना अच्छे विधायक आशीष पटेल जी के रूप में मिले हैं, जो विधानसभा की हमारी कार्रवाई को भी संभालते हैं, ईमानदार है, बड़ा सरल व्यक्तित्व है, दिल में आप लोगों के लिए पीड़ा है, आपका दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। बहुत कम क्षेत्रों में ऐसे विधायक मिलते हैं। 6 विधायक वो भी है जो जनता के से वोट लेकर बिक गए, अनभागे इधर से उधर। ये वो विधायक है जो अपनी जेब से खर्चा करना जानते हैं, अपनी जेब से आपकी सेवा करना जानते हैं। ऐसे विधायक को खोएंगे तो नहीं? पक्की बात है। खड़े करो दोनों हाथ। और आशीष पटेल जी ने पालमपुर में नवनिर्मित ग्रामीण वीडियो ऑफिस के निर्माण के लिए हम पैसे जितने लगेंगे उतने देंगे, जितने ये बोलेंगे। पालमपुर में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए भी पैसे हम देंगे। शहीद स्मारक का निर्माण के लिए पैसे देंगे। आप देखिए हॉस्पिटल में MRI मशीन लगाने के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा।
पालनपुर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के निर्माण के लिए दे दिए जाएंगे जी। सीवरेज स्कीम पालनपुर शहर के लिए पुल निर्माण जो भी है वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ओबीसी भवन पालनपुर जनजातीय भवन 2 भवन मांगे, उसके निर्माण के लिए भी पैसे दे देंगे। बाकी द्वारा मेरे को बुलाना नहीं चाह रहे होंगे तो और भी मांगे लिखी है। और लेंगे सर आपसे। एक छूट गई है सर नगरी में सब तहसील है। बस अड्डा पालनपुर के रीडेवलपमेंट के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा और पुलिस पोस्ट एट बिंदरबन में खोल दी जाएगी। और भी मैंने लिखा है इसमें, तो मैंने बोला अगली बार नहीं मुझे बुलाना आपने। मेरा मुझे पता नहीं है ताला दे थी नहीं। एक छूट गई सर हमारी मांग नगर आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार 5 साल चलेगी, ईमानदारी से चलेगी, पारदर्शिता से चलेगी, नैतिकता से चलेगी। इस सरकार में 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाएंगे, जहाँ किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का आदर होगा, सभी बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। ठीक है, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, वो आपके लिए लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए एक बार फिर से मैं पालनपुर की सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और हमेशा ये आशीष जी का पूरा आशीर्वाद रखेंगे। और भविष्य में इन्हें काफी बड़ी राजनीति करनी है, कई चीजों को, कई पड़ाव को पार करके इन्होंने आगे बढ़ना है आपकी सेवा में, और निश्चित तौर पर भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, 1-2 साल में आप पालनपुर की तस्वीर भी बदलते देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय